वेलकम टू द स्टोरी ऑफ ग्रीनलैंड, जिसको अमेरिका ने बोल दिया भाई तुमको 2 महीने का टाइम देख रहे हैं, देख लो। और 2 महीने का ज़्यादा लग रहा है तो 20 दिन में भी देख लो। तो अपन आगे बात करेंगे ट्रम्प चाचा ने ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं। तो अपन सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये ग्रीनलैंड है क्या, ग्रीनलैंड कहाँ है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। स्ट्रेटजिकली इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रख रही है कि आज दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज़ की नज़र इस पर पड़ी है, स्पेशली यूएसए, रसिया एंड चाइना का भी रिएक्शन देखेंगे। एंड फिर यूरोप की कंट्रीज़ का उनका क्या रिएक्शन आया है। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद से यूरोप वाले क्या बोल रहे हैं, तो अपन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। सो गाइस पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, आपको पूरा जानकारी मिलेगा और बिल्कुल ही मज़ेदार स्टाइल में मिलेगा। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये साल में मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये टेक्निकली डेनमार्क के अंदर आता है, लेकिन भाई इसका खुद का सेल्फ गवर्निंग सिस्टम भी है। अब आप पूछोगे भाई सेल्फ गवर्निंग सिस्टम क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन, हेल्थ, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें ग्रीनलैंड की सरकार संभालती है। और जो डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें डेनमार्क के पास रहती है। अब बात करो कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि अपने इंडिया में बहुत सारे गांव की पॉपुलेशन इससे ज़्यादा होगी, तो भाई इसकी पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 56,000, 56,000 लोग रहते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। और ये सारे मोस्ट ऑफ जिसमें जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं एक पार्टिकुलर कम्युनिटी है वहाँ पे, जिसको कहा जाता है इनुइट कम्युनिटी, INUIT। ओके, और वैसे तो 2009 के बाद से ग्रीनलैंड को जो है ना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का कानूनी अधिकार मिल चुका है भाई लोग। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज भी जो इकोनॉमी टिकी हुई है ग्रीनलैंड की, वो डेनमार्क से जिनको सब्सिडी मिलती है उस पर टिकी हुई है। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनकी खुद की अभी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट होकर अपने आप को रन कर सकें। इनकी अभी भी इकोनॉमी पूरी तरह से टिकी हुई है डेनमार्क से मिलने वाली सब्सिडी पे। ठीक है भाई, तो ये तो भाई हो गया मोटा मोटी बात हमने ग्रीनलैंड की कर लिया। अब हम बात ये करेंगे कि ग्रीनलैंड का, ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रीनलैंड कब चर्चा में आया, ग्रीनलैंड कब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर को डिफेंस करना शुरू किया, अमेरिका पिक्चर में कैसा है। अपन थोड़ा अपन हिस्ट्री में चलते हैं पीछे की तरफ। ठीक है भाई, तो भाई ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल वाइकिंग के ज़माने से है। तो आप में से बहुत लोगों ने शायद देखी भी होगी वाइकिंग की सीरीज। ठीक है, वाइकिंग्स की सीरीज आती है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो आप उसमें देखोगे ना, तो जो ग्रीनलैंड पर जो डेनमार्क का कंट्रोल है वो वाइकिंग के ज़माने से ही है। और वहाँ पे एक आप क्या बोल सकते हैं, कबीले के सरदार था एक एरिक, उसका नाम था एरिक द रेड। ठीक है, उसी ने यहाँ पर सबसे पहले सेटलमेंट बसाई थी। ठीक है, और फिर जो अभी अपने मॉडर्न ज़माने की बात करें तो मॉडर्न ज़माने में ये सारा पिक्चर शुरू होता है जब US एंट्री मारा। वो पिक्चर शुरू होता है भाई आपको वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। तो आपको तो पता है वर्ल्ड वार 2 में दो पावर सेंटर थे। ठीक है, एक पावर सेंटर तब आपको जर्मनी था, इटली था, जापान था, ये सारे कंट्री थे। दूसरी तरफ अपने USA था, UK था, एंड रसिया भी उस टाइम इनके तरफ ही था। ठीक है, तो भाई वर्ल्ड वार 2 में ना जब जर्मनी में हिटलर हर जगह कैप्चर कर रहा था, तो उस टाइम जो है जर्मनी ने डेनमार्क पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड का उस टाइम रक्षा किया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। और जब एक बार वर्ल्ड वार खत्म हो गया 1945 में, ठीक है, तो उसके बाद ना 1946 में अमेरिका ने पहली बार डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर दिया कि भाई ग्रीनलैंड हमको दे दो, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटजिक मिलिट्री और डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन डेनमार्क ने उस टाइम साफ मना कर दिया, नहीं भाई हम ग्रीनलैंड को तुमको नहीं देंगे। ठीक है, ग्रीनलैंड मेरा पार्ट है, ये मेरा ही पार्ट रहेगा, हम तुमको नहीं देंगे भाई। लेकिन हाँ, तुम एग्रीमेंट कर सकते हो, तुम अपना यहाँ पर कुछ डिफेंस का बेस बना सकते हो। ठीक है, तो उसी के कारण ना अमेरिका अपना डिफेंस का बेस और सेटअप किया, डिफेंस का एयरबेस, जिसका नाम पहले था आपको थुले एयरबेस, थुले THULE, थुले एयरबेस, जिसका नाम बाद में चेंज होकर हो गया पिटुफिक एयरबेस। ठीक है, और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था 1951 में, 1951 में ये एग्रीमेंट हुआ था USA और डेनमार्क के बीच में भाई लोग। तो ये तो हमने कुछ बात कर लिया हिस्ट्री की। अब बात करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंस अभी क्यों रख रहा है ग्रीनलैंड का ऐसा क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन है कि USA को ये चाहिए, क्यों अभी ट्रम्प इसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई अभी अगर आप देखोगे ना, तो आप ये देखो मैप, तो आप मैप पे देखोगे ना तो ग्रीनलैंड बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है। ठीक है, और ये GI UK गैप का हिस्सा भी है।
GI यूके गैप है ना, कि ये जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हो, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का वो रास्ता है जहाँ से सबमरीन और मिसाइल गुजरती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजिक लोकेशन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका के लिए एज वेल एज यूके के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, आइसलैंड के लिए। तो इसलिए अमेरिका आपने बेसिकली, अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके आसपास में कोई और भी कंट्री आए, ठीक है, जिससे कि कभी भी उसके डिफेंस को चैलेंज मिले कभी भी। तो अपने पास में किसी को आना देना चाहता ही नहीं है। उससे पहले कोई आए, इससे पहले वो या तो उसको कैप्चर कर लेगा या फिर कुछ वहाँ पे अपना डिफेंस का बेस बना लेगा। सो जैसे कि अभी अगर रसिया अगर आना भी चाहे तो उसको आने देगा ही नहीं। तो आप देखो कि यूएस के आसपास कोई भी दूसरा ऐसा कंट्री नहीं है जो कि उसका एडवर्सरी हो। यूएस की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है, इसीलिए यूएस चाहता है कि ये जो है ग्रीनलैंड पूरा उसका कब्जा हो जाए। सिर्फ ऐसा एग्रीमेंट टाइप का नहीं रहे कि नहीं वो उसको डिफेंस दे रहा है बट उस पर कंट्रोल नहीं है। सो अभी यूएस चाह रहा है पूरा कंट्रोल हो जाए उस पर। तो अभी बात करें कि यूएस से चिल्ला क्यों रहा है भाई, ठीक है। सो अभी पहले आप ये वीडियो देखो ट्रंप का। ये ट्रंप का वीडियो अभी 10 दिन पहले का है, ठीक है। About Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about. We'll talk about Greenland in 20 days. Venezuela, we talk so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. तो इस वीडियो में ट्रंप क्या बोल रहा है? ट्रंप बोल रहा है भाई कि भाई दुनिया की बाकी चीज़ें छोड़ो, अभी वो सब मैटर हो गया वेनेजुएला वाला। अभी अगले 2 महीने में पूरा जो फोकस करना है वो करना है ग्रीनलैंड पे। और बोल रहा है कि अगले 2 महीने छोड़ दीजिए, अगले 20 दिन में देखिए क्या होता है। तो अभी ट्रंप, और सिर्फ ट्रंप ही नहीं बोल रहा है, उसके बाद जो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट है अपना जेडी वेंस, उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि नहीं ग्रीनलैंड चाहिए। उसके बाद यूएस के और बहुत सारे लीडर बोल रहे हैं। मतलब अभी पहले भी इन लोगों का था ऐसा कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से इनका ऐसा हो गया है ना कि नहीं, बहुत ही मतलब बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर ये लोग ले रहे हैं कि नहीं हमको ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। अगर ग्रीनलैंड मेरे कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर रसिया और चाइना इस पर कैप्चर कर लेंगे या रसिया चाइना कुछ कर लेंगे। मतलब ऐसे पूरा माहौल बना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं नहीं भाई कि ग्रीनलैंड। और ये क्या बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका इस पर कंट्रोल नहीं करेगा तो रसिया और चाइना को डेनमार्क और ग्रीनलैंड रोक नहीं पाएंगे। अरे भाई रसिया और चाइना का तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी तक, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वो लोग ये बोल रहे हैं भाई ये सिर्फ अमेरिका माहौल बनाने के लिए कर रहा है, जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि रसिया और चाइना का कोई भी मिलिट्री वारशिप, ठीक है, अभी उसके नज़दीक भी नहीं है कहीं पे भी, आसपास में भी, और कहीं दूर दूर दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा है, नहीं भाई यहाँ से हम लोग मिसाइल का अर्ली वार्निंग, स्पेस ट्रैकिंग और आर्कटिक रूट का निगरानी कर सकते हैं, इसके लिए हमको चाहिए इसे पूरा कैप्चर करना है। तो बस ये माहौल बनाए हुए, एक्चुअली ऐसा बात कुछ नहीं है। तो ये तो है भाई यूएसए का स्टैंड हमको चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई ये लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, इनको क्यों चाहिए, इसके पीछे बात समझिए। तो भाई ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड आप ये बोल सकते हो कि ये सोने का खान है, ठीक है। नॉट इन द लिटरल सेंस, कहने का मतलब कि आप जानते हो ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जो सर्वेयर है उन्होंने बोला है कि ग्रीनलैंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और आपको तो पता है रेयर अर्थ मिनरल्स का भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी 6 महीने पहले आपने देखा होगा एक न्यूज़ में कि चाइना दुनिया का 90% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है। और चाइना जब चाहे तब, और चाइना का बेसिकली मोनोपोली है, चाइना जब चाहे पूरी दुनिया को अपने घुटनों में झुका सकता है। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल आज के डेट में ना बहुत ही इसका क्रिटिकल यूज है। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, बैटरी में यूज होता है, आपको सैटेलाइट में यूज होता है। और जो यूरोपियन यूनियन का जो 34 क्रिटिकल मिनरल्स है, क्रिटिकल, उसमें से 25 क्रिटिकल मिनरल ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ठीक है। जैसे और उसके अलावा सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स ही नहीं, उसके अलावा आपको लिथियम, ग्रेफाइट, कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड, तो इतने सारे मिनरल रिसोर्स है यहाँ पे। तो मेन तो झगड़ा इस बात का है भाई कि कौन कैप्चर करेगा और किसको इस सोने का खान हाथ में लग जाएगा। बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे बात बाकी कुछ भी नहीं है कि डिफेंस मिलिट्री वो सब कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि भाई जो भी ग्रीनलैंड पर कैप्चर करेगा, जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी जब से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ है तब से वहाँ का बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ। पहले कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन पिछले 10 साल में देखा वहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है और बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया है। तो इन फ्यूचर जैसे जैसे क्लाइमेट और चेंज होगा और वार्म होगा,
तो बर्फ़ पिघलना शुरू होगा, और जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा फिर ये सारे मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करना कितना आसान हो जाएगा, और जिनका कंट्रोल रहेगा वो तो पूरा रिच हो जाएंगे, ठीक है। और यूएसए का तो स्ट्रेटजी रहा है भाई, जहाँ पर भी कुछ मिले, जहाँ पे ऑयल मिले, जहाँ पे मिनरल्स मिले, उसको अपने कैप्चर में करना है। तो सारा गेम भाई जहाँ पैसे का है, पैसे का, रेयर अर्थ मिनरल्स कौन कंट्रोल कर पाएगा, चाइना का डोमिनेंस खत्म करना। क्योंकि अभी आपने देखा था अमेरिका सब पे टैरिफ लगा रहा था, उसने चाइना पर भी टैरिफ लगाया, लेकिन सिर्फ क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स था, तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो गए तो डोनाल्ड ट्रंप के पास, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, अगर चाइना पे कीजिएगा तब तो रेयर अर्थ मिनरल्स आएगा नहीं, फिर हम लोग कैसे बना पाएंगे ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अपनी जो चिप है, सुपर कंप्यूटर सब कैसे बनेगा। तो फिर ट्रंप साहब ने वहाँ घटा दिया खट से उनका टैरिफ। तो भाई सारा गेम इस चीज़ का है कि कौन कंट्रोल करेगा और कौन रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेगा और एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है भाई। तो भाई ये तो यूएसए का है कि भाई हमको चाहिए कंट्रोल करना है, लेकिन भाई हम आज तक उस पर कंट्रोल किए डेनमार्क भाई साहब, तो डेनमार्क का भी तो कुछ रिएक्शन होगा। तो भाई जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोला कि नहीं नहीं हमको कैप्चर करना है इसको, तो भाई डेनमार्क का जो पीएम था गुस्सा आ गया और डेनमार्क के लोग भी गुस्सा हो गए। तो भाई अब डेनमार्क क्या कर रहा है सुनिए, डेनमार्क वाला कह रहा है भाई कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है भाई, ठीक है। आपसे हम एग्रीमेंट किए थे कि आपको हम दे रहे हैं अपना डिफेंस एयरबेस यहाँ बनाने के लिए, तो वो आप कीजिए ना, जैसा एग्रीमेंट चल रहा है चलने दीजिए। अचानक से आपको क्या खुजली मच गया है कि आपको आगे इस पर कैप्चर करना है, ठीक है। और इसके अलावा अभी डेनमार्क भी क्या कर दिया ना, डेनमार्क आर्कटिक को डिफेंस बढ़ाने के लिए वहाँ पे और नए नए नेवल शिप्स और ड्रोन भी डिप्लॉय कर दिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भी बात बोल दिया है, अभी देखो अभी डेनमार्क की पार्ट है नाटो का, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रंप चचा यूएसए भी है, ठीक है। तो डेनमार्क साफ बोल दिया है कि अगर यूएसए कुछ भी ऐसा एडवेंचर करता है इस टाइप का कि हम कैप्चर कर लेंगे, अपना मिलिट्री भेज देंगे, तो भाई नाटो टूट जाएगा, नाटो का कोई मतलब नहीं जाएगा। देखिए देखिए बात भी सही है ना भाई, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसकी बेसिस पर कि जब भी हम में से किसी को भी कोई आके बाहर से मारेगा, मतलब कुछ भी अटैक करेगा, तो हम सब मिल के उसको धो देंगे। और आज आप अंदर में ही आप क्यों सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो भाई आप सब छोटा वाला जो है उसको आगे आके धो दीजिएगा। तो ये तो बहुत गलत बात है ना भाई। तो फिर बोला, फिर वही बोल दिया आपने डेनमार्क, भाई फिर नाटो का मतलब ही क्या रह जाएगा, नाटो को खत्म हो जाएगा। तो डेनमार्क का भी गुस्सा अपने सही है भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो बात हो गया भाई यूएसए वाले क्या चाहते हैं, डेनमार्क वाले क्या चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड वाला बोल रहा है भाई रहना तो हमको है भाई, हमसे तो कोई पूछ लो एक बार कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रीनलैंड वाला बोल रहा है भाई हमसे पूछ लो, हम चाहते हैं क्या यूरोप में रहना चाहते हैं, डेनमार्क से रहना चाहते हैं कि यूएसए के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के लोग बोल रहा है भाई हम अमेरिका बनना नहीं चाहते हैं, हमको अमेरिका में नहीं जाना है, हमको या तो खुद का इंडिपेंडेंस चाहिए, हम खुद से देखेंगे क्या कैसे रहना है नहीं रहना है, ठीक है, या हमको यूरोप का पार्टी बने रहना है। भाई हमको ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन डिग्निटी और अपने फ्यूचर पूरा कंट्रोल चाहिए, हम किसी का स्टेट बन के कॉलोनी बन के नहीं रह सकते हैं भाई, ठीक है। ये कहना है ग्रीनलैंड के लोगों का। और इसके लिए ग्रीनलैंड के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया है कि अमेरिका ऐसे कैसे बोल सकता है, हमको अमेरिका का पार्ट नहीं होना है। तो ये तो बात हो गया भाई ग्रीनलैंड का। अब बात हो गया भाई कि जो ट्रंप चचा और अमेरिका वाले पूरा डरा रहे हैं पूरा दुनिया को, और स्पेशली ग्रीनलैंड और डेनमार्क को, कि भाई रसिया और चाइना एग्रेसिव पोस्चर ले लिया है, अगर हम नहीं आएंगे तो तुम पे तो कैप्चर कर लेगा। तो भाई रसिया और चाइना वाला को पहले पूछ लो उन लोग क्या चाहते हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो भाई देखो रसिया वाला का कोई इंटरेस्ट अभी तो हाल फिलहाल नहीं है ग्रीनलैंड पर कैप्चर करने का, वो अपना बेसिकली नॉर्दर्न बेस दैट इज जो कि उनका आर्कटिक के तरफ है, ठीक है, उस पर अपना बेस मजबूत कर रहे हैं भाई। रसिया वाले अपना नॉर्दर्न डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रसिया का ऑलमोस्ट सारा वहाँ पे एनिमी है आसपास, ठीक है। तो अपना आर्कटिक के तरफ अपना नेवल प्लान को एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक ग्रीनलैंड तरफ ऐसा कुछ भी झुकाव नहीं दिखा है। और चाइना का क्या है, चाइना देखिए चाइना का एम्बिशन है, पोलर एम्बिशन चाइना का है, ठीक है। तो चाइना भी बोलता है, चाइना अपने आप हमेशा बोलता है भाई हम आर्कटिक के बहुत नज़दीक हैं, तो अपने आप बोलता है हम नियर आर्कटिक स्टेट हैं। लेकिन भाई चाइना का एक बात समझो, चाइना जो है ना सो बिजनेस माइंडेड कंट्री है, ठीक है, उनको बिजनेस से मतलब है, जहाँ भी उनको बिजनेस मिलेगा वो लोग जाएंगे, लेकिन उनका भी ऐसा कुछ मिलिट्री या एग्रेसिव कुछ पोस्चर नहीं है, एटलीस्ट फॉर ग्रीनलैंड, ठीक है। तो दोनों का नज़र मेनली अभी ना मिनरल्स पे है और शिपिंग रूट्स पर है। चाइना को आपको पता है चाइना का वो सिल्क रोड रूट है, तो उस पर उनका मेनली ज़रा फोकस है। और चाइना भी अभी थोड़ा इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, क्योंकि भी वो पहले चाइना ने भी किया था ना कि चाइना ने वहाँ पे हेवली इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से और फिर बहुत सारे एनजीओ ने प्रोटेस्ट किया, तो चाइना कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो चाइना फिर से अपना स्ट्रेटजी को फिर सोच रहा है कि उनको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका अभी ग्रीनलैंड पे ऐसा कुछ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और उनका ध्यान भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं बिग पिक्चर की, ठीक है।
तो भाई देखो बिग पिक्चर यही है कि सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर हर साल इंक्रीज हो रहा है, वहाँ का बर्फ़ पिघलना शुरू भी हुआ है, कुछ पार्ट में शुरू हो चुका है, ठीक है। तो सबको पता है जैसे ही ये बर्फ़ पिघलेगा वहाँ पे मिनरल का एक्सप्लॉयटेशन करना आसान हो जाएगा, तो सारा गेम ये आइस को पावर में बदलने का है, ठीक है। सबका ध्यान नए शिपिंग रूट पे है, नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने पे है, और ये किस चीज़ को जन्म देगा भाई, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे मिनरल्स है, तो फिर से एक दुनिया जाएगी फिर से एक बार नए कोल्ड वार में, जो कोल्ड वार जो खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, तो फिर से एक नया कोल्ड वार शुरू होगा, वही लग रहा है, ठीक है। तो भाई फाइनल मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है भाई कि अमेरिका को चाहिए सिक्योरिटी, दुनिया को दिखाने के लिए भाई सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए हम बना रहे हैं भाई, ग्रीनलैंड पे कैप्चर करना चाहते हैं। चाइना को चाहिए मिनरल्स भाई, और डेनमार्क को चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है। और भाई जिन पर तुम लोग सब बात करो कैप्चर करने का, उनको बस चाहिए अपना फ्यूचर, ठीक है। और अल्टीमेटली ग्रीनलैंड कोई आइस नहीं है भाई, ठीक है, ग्रीनलैंड पावर है, और ग्रीनलैंड लोगों का अपना खुद का ओपिनियन है, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो भाई यही तक है, ठीक है भाई। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।